यह बात बहुत साल पहले की है। सुबह हो चुकी थी। सब नाश्ता कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, रवि ने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा। मम्मी, सामने वाले घर में लोग आ गए क्या? अभी मैंने देखा कि लॉन में एक अंकल कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ, कल ही वे लोग यहाँ आए हैं। 3 ही लोगों का परिवार है, माता पिता और एक बेटी है। दीपिका नाम है उसका। कल जब सामने सामान उतर चुका था तब मैं वहाँ जाने ही वाली थी उनसे चाय पानी पूछने के लिए कि तभी वह बच्ची दीपिका आ गई। वह पानी लेने आई थी। बड़ी प्यारी है, दिखने में भी बहुत सुंदर और मीठा बोलती है। उसने बताया कि वे लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओके, अच्छा मम्मी मैं चलता हूँ, राघव मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सेब खाता हुआ रवि लगभग वहाँ से भागा। अरे नाश्ता तो ठीक से करता जा, शिल्पा ने पीछे से आवाज़ दी। उसने कभी सुनी है तुम्हारी कोई बात? उसके कानों तक पहुँचे तो बात ही क्या है? राकेश चाय का घूंट भरते हुए बोले। आप भी हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। यही तो उम्र है उसकी मौज मस्ती करने की। कॉलेज ख़त्म हुए साल भर हो चला है, कितना मौज करेगा? राघव को देखो, सुभाष के साथ अब उसने उसका सारा काम संभाल लिया है। आपका बिजनेस कहीं भागा नहीं जा रहा है। रवि ने भी संभालना है। देख लेना, एक बार जिम्मेदारियों में रम गया तो फिर साथ बैठकर बात करने को भी तरस जाओगे। चलो देखते हैं ऐसा कब होता है। और आज कहाँ गए हैं तुम्हारे साहबजादे? संडे है, बताया तो उसने कि राघव के साथ गया है। शिल्पा बर्तन समेटते हुए बोली। राघव रवि के घर से चंद ही घर छोड़कर रहता था। उनके माता पिता सुभाष और वंदना और रवि के माता पिता राकेश और शिल्पा सभी का आपस में अच्छा व्यवहार था। सालों पहले सुभाष दिल्ली में राकेश के महल्ले में आए थे। राघव के अलावा उनकी एक बेटी भी जिसका नाम डॉली था। बचपन में ही राघव की बुआ ने उसे गोद ले लिया था। हालांकि इस बात से कोई अनजान नहीं रहा कि असल में अनु सुभाष बाबू की बिटिया है। बे औलाद और विधवा सुमित्रा ने डॉली को सगी माँ से ज़्यादा चाहा। मध्यम वर्गीय परिवार था सुभाष बाबू का, पर चूंकि अब उनके पास केवल राघव ही था इसलिए ठीक ठाक गुजारा हो जाता था सबका। तत्पश्चात पार्क में त्योहारों में एक दूसरे से मिलने पर वंदना और शिल्पा की भी अच्छी बनने लगी। राघव का दाखिला भी रवि के स्कूल में ही हो गया था। फिर तो पहले स्कूल फिर कॉलेज, दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती ही गई। हालांकि दोनों काफ़ी विपरीत प्रवृत्ति के थे। जहाँ राघव कुछ गंभीर और अंतर्मुखी था, वही रवि मस्तमौला किस्म का था। जीवन यात्रा के सफ़र को हंसते गाते पार करना चाहता था। सभी से चुहलबाजी करना उसकी आदत में शुमार था। कुल मिलाकर अलग स्वभाव होने पर भी दोनों की गहरी छंती थी। राघव के घर के बाहर रवि ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो राघव तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए वंदना को वाय करता हुआ बाहर की ओर लपका। अरे अब बंद भी कर, पूरे मोहल्ले को घर से बाहर निकालना है क्या? अरे यह तो मेरे दोस्त के लिए है, तू मेरा मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना? रवि गुनगुनाते हुए बोला। राघव उसे देखकर हंस पड़ा। और बता, जन्मदिन की तैयारियां कैसी चल रही है? वैसे ही जैसी हर साल होती है। पापा के दोस्त, मम्मी की सहेलियां, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी होंगे। पर मेरी तरफ से एक ही बंदा है। जो पार्टी में ना हो तो पूरी पार्टी कैंसिल कर दूं। समझा कि अभी और समझाऊं? समझ गया यार, तेरा जन्मदिन है और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा अभी यह तो बता कि हम जा कहाँ रहे हैं? इतनी देर से जन्मदिन की बात चल रही है तो क्या जन्मदिन का केक मैं नाइट सूट में काटूंगा? हम अपने लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। पार्टी रवि के घर पर ही थी। घर का हॉल रोशनी से नहा चुका था। मेहमानों की चहल पहल जारी थी। रवि और राघव भी अपने अन्य दोस्तों के साथ मशगूल थे। तभी शिल्पा रवि के पास आई। चलो बेटा, केक नहीं काटना क्या? सब इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मम्मी, केक भी तो इंतज़ार कर रहा होगा। तो चल मैं आया। रवि राघव के कंधे पर हाथ रखकर गाता हुआ टेबल के पास पहुंच गया। जैसे ही मोमबत्तियां बुझाने के लिए वो झुका, वैसे ही सामने से एक खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया। रवि की निगाहें जैसे ही उस पर थम गई हों। राघव भी एकटक उसे ही देख रहा था। गुलाबी रंग के सूट में वह खिला हुआ गुलाबी प्रतीत हो रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक होठ,
कंधे पर बिखरे स्याह काले बाल, सारी कायनात की खूबसूरती जैसी उसी में समा गई थी। अरे दीपिका, आओ बेटा। दीपिका के साथ उसकी माँ कुसुम भी थी। शिल्पा ने उनका अभिवादन किया और उसे अपने पास ही बुला लिया। चलो बरखुरदार, मोमबत्तियाँ पिघल कर आधी हो चुकी है, राकेश बोले। ओ हाँ, रवि जैसे होश में आया हो। उसने फूंक मारकर मोमबत्तियाँ बुझाई तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। केक काट कर सबसे पहले उसने शिल्पा और राकेश को खिलाया और फिर राघव को खिलाने लगा। जवाब में राघव ने भी केक का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। यह देखकर सभी जोर से हंस पड़े, पर रवि के कानों तक जो हंसी पहुंची वह दीपिका की थी। चूड़ियों की खनखनाहट जैसी हंसी उसके सीधे अपने दिल में उतरने लगी। जितनी देर पार्टी चलती रही उतनी देर रवि की निगाहें चोरी छिपे दीपिका को ही निहारती रही। घर सामने ही होने की वजह से उस दिन के बाद से दीपिका कभी कभी रवि के घर आ जाती थी। वह पाक कला में काफ़ी निपुण थी, तो अलग अलग तरह के व्यंजन शिल्पा को चखाने चली आती थी। इस बीच रवि से भी कभी आमना सामना होता था तो कुछ औपचारिक बातें ही होती थी। शिल्पा को तो वह शुरू में ही पसंद थी। उसने मन ही मन में उसे रवि के लिए पसंद भी कर लिया था, पर बाप बेटे से बात करने के लिए वह दीपिका का मन भी टटोलना चाहती थी और उसके लिए वह किसी उपयुक्त मौके की तलाश में थी। ऐसे ही लगभग 6 माह बीत गए। एक दिन रवि ने घर के बाहर अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो देखा कि सामने दीपिका खड़ी थी। रवि गाड़ी लेकर उसके सामने पहुंचा। हेलो दीपिका, कैसे खड़ी हो? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना तो है, पर आज पापा की कार नहीं है। उन्हें किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना था तो आज वे जल्दी ही निकल गए। अब टैक्सी का इंतज़ार है। तो मैं छोड़ देता हूँ, रास्ता तो वही है। अरे अभी मिल जाएगी कोई टैक्सी, तुम क्यों तकलीफ़ करते हो? तो तुम भी यह तकल्लुफ़ रहने दो, कहकर रवि ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। दीपिका मुस्कुराकर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी कि कुछ ही दूरी पर एक रेड लाइट पर दीपिका की खिड़की के पास गुलाब के फूल बेचने वाला वह एक बच्चा आकर खड़ा हो गया और उससे फूल खरीदने की गुहार सी करने लगा। तो दीपिका ने उससे फूल ले लिया। इस फूल का तुम क्या करोगी? अचानक रवि के मुंह से निकल गया। क्या मतलब? दीपिका ने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखकर पूछा। मतलब तो कुछ भी नहीं। लीजिए आप फूल। अरे यार, फूल को फूल की क्या ज़रूरत है? रवि मुंह ही मुंह में बुदबुदाता हुआ बोला। कुछ कहा तुमने? ना, कुछ भी तो नहीं। कुछ ही देर में रवि ने गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने रोक दी। थैंक यू सो मच। वेलकम। दीपिका मुस्कुराती हुई गेट की ओर चली गई। रवि उसे जाता हुआ देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़रें दीपिका की सीट के नीचे गिरे हुए एक कागज़ पर पड़ी। उसने झट से कागज़ उठाया और सोचा कि दीपिका का ही कोई ज़रूरी कागज़ होगा। उसने उसे आवाज़ लगानी चाहिए, परंतु तब तक दीपिका उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। है क्या यह? रवि ने खुद से ही सवाल किया और कागज़ खोल कर देखा। जैसे ही पहली पंक्ति पर रवि की नज़र गई, वह आश्चर्य से भर उठा। वह एक खत था। रवि ने तूफान की तेजी से वह खत पढ़ डाला। खत समाप्त होते ही वह खुशी के मारे चिल्ला सा उठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस घर की ओर दौड़ा दी। पूरे रास्ते उसके दिलो दिमाग में वह खत छाया रहा। घर पहुंचते ही उसने शिल्पा को पुकारा। मम्मी, ओ मम्मी, तू कब सांस बनेगी? रवि पूरे जोश खरोश भरे स्वर में चिल्लाने लगा। शिल्पा आई तो उसने कानों पर हाथ रख लिए। पहले चिल्लाना तो बंद कर। और यह क्या कह रहा है? अच्छा है तेरे पापा घर पर नहीं है, वरना अभी तूफान आ जाता। तूफान ही तो आ गया है मम्मी। आप मेरी शादी की बात करती थी तो अब करवा दीजिए। ऐसे ही करवा दूँ? शादी के लिए कोई लड़की भी चाहिए होती है मेरे बच्चे। शिल्पा लाड भरे स्वर में बोली। लड़की तो है, दीपिका। सच? दीपिका तुझे पसंद है? शिल्पा खुशी से झूम सी उठी। बहुत पसंद है, और आज ही पता चला कि मैं भी उसे पसंद हूँ। क्या कह रहा है? तुझे कैसे पता? क्या उसने तुझसे कहा? ऐसा ही कुछ। अच्छा, शादी की तैयारियां करो। रवि कुछ उतावला सा हो रहा था और उसका उतावलापन देखकर शिल्पा हंसती जा रही थी। अरे पागल, ये काम क्या चुटकी बजाते ही हो जाता है? तेरे पापा से बात करनी है और दीपिका के घर वालों से भी तो। अच्छा,
काश चुटकी बजाते ही हो जाता। चुटकी बजाते बजाते रवि अपने कमरे में चला गया। उसे जाता हुआ देखकर शिल्पा की आंखों में जैसे लाड का सागर हिलौरे लेने लगा। कमरे में पहुंचकर रवि पलंग पर औंधा गिर पड़ा और जेब से खत निकालकर फिर से उसे पढ़ने लगा। प्यारे आर, आज हमें मिले पूरे 6 महीने हो चुके हैं। वह पार्टी का ही दिन था जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। उस दिन ऐसा लगा था जैसे तुम्हारी नज़रों ने मेरी रूह तक को छू लिया हो। तब से आज तक हुई चंद मुलाकातें ही मेरे मौन प्रेम की साक्षी रही हैं। आधी अधूरी उन मुलाकातों में जो छोटी छोटी बातें हुई, जैसे तुमने मुझे देखा, उन्हीं पर मेरा विश्वास टिका है। अब मुझे लगता है कि इस पवित्र प्रेम को शब्दों की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमारे माता पिता भी इस खूबसूरत रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दें। घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी है। तुम अपने माता पिता को इस बारे में बता दो ताकि वह रिश्ते की बात करने घर आ सकें। दिल से सदा ही तुम्हारी, डी। न जाने वो खत रवि ने कितनी ही बार पढ़ डाला। पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंखें लग गई। रात हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर राकेश ने रवि के बारे में पूछा तो शिल्पा ने बताया कि आज तो वह बिना खाए ही सो गया है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? वही जो इस उम्र में हो जाया करता है। पहेलियाँ ना बुझाओ, पहले पूरी बात बताओ। हमें दीपिका के माता पिता से बात कर लेनी चाहिए। रवि और दीपिका एक दूसरे को चाहने लगे हैं। यह कब हुआ? क्या अब भी प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसी माँ वैसा ही बेटा। अरे पहले कारोबार में मेरे हाथ बटाए, फिर प्यार मोहब्बत में पड़े। शादी तो दूर की बात है। शादी होती है तो जिम्मेदारी का एहसास खुद ब खुद जग जाता है। और फिर रवि ने कौन सी नौकरी ढूंढनी है, अपना कारोबार ही तो संभालना है। वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। इधर दीपिका बेहद परेशान हो रही थी। अपने कमरे की एक एक चीज़, एक एक किताब वह ढेरों बार छान चुकी थी, पर उसका खत उसे नहीं मिल रहा था। किताब में ही तो रखा था। अंत में वह थक कर पलंग पर बैठ गई। उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर कहाँ गया खत? वह खत राघव के लिए था। राघव और दीपिका की प्रेम कहानी रवि के जन्मदिन की पार्टी में आरंभ हुई थी। जब वे रवि के घर पहुंची थी तो सबसे पहले उसकी नज़रें राघव से ही मिली थी। राघव भी उसे देख रहा था। फिर पूरी पार्टी में वह कभी खाना एक साथ लेते हुए टकराते तो कभी अपने परिजनों के साथ आपस में हुए परिचय के दौरान एक दूसरे को देखते रहते। उस दिन मुलाकात हेलो में ही ख़त्म हो गई, पर दिल से दिल की बातें ऐसी थी कि मानो लगता हो जैसे उनका अंत ही नहीं है। शिल्पा के घर जब भी कोई महफिल जमती तो वंदना के साथ कुसुम भी शामिल होती थी। इस तरह कुसुम और वंदना की भी अच्छी खासी बातचीत हो गई। शिल्पा सभी के सामने दीपिका की पाक कला की खूब तारीफ करती थी, तो ऐसे में वंदना एक दिन बोल उठी, अरे तो कभी हमें भी खिलाओ ना। यह सुनकर कुसुम बोली, क्यों नहीं, यह कोई कहने की बात है। फिर एक दिन दीपिका वंदना के घर पहुंची तो शायद वंदना वहां नहीं थी। दरवाज़ा राघव ने ही खोला था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आओ दीपिका, आंटी नहीं है क्या घर पर? नहीं, कहीं बाहर गई हैं, पर बस अभी आती ही होंगी। यह मैंने खीर बनाई थी, सो मैं उनके लिए लाई हूँ। बस आंटी के लिए, मेरे लिए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम खा लो। अचकचा कर बोल उठी वह। उसकी हालत देख और उसकी बातें सुनकर राघव की हंसी छूट पड़ी। अरे घबराओ मत, बैठो तो सही, मैं पानी लाता हूँ। दीपिका ने कटोरा मेज पर रखा और सोफे पर बैठ गई। उसका दिल सीने में इस कदर धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। तभी राघव पानी लेकर आया। दीपिका ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। अच्छा कहकर वह तेजी से वहाँ से निकलने को हुई। अरे दीपिका सुनो तो, रुको दीपिका। दीपिका के कदम वही जम गए। मुश्किल से उसने पीछे घूमकर देखा। राघव सधे कदमों से दीपिका के पास पहुंचा। दीपिका की पलकें मानो टनों भरी हो उठी। वे खामोश व खूबसूरत पल शायद उन दोनों के लिए उन अनमोल मोतियों के समान हो चुके थे जिन्हें वे सदा सहेज कर रखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वही थम गया हो। तभी राघव ने खुद को संभाला। ओ हाँ ठीक है दीपिका, मम्मी आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम आई थी। यह सुनकर दीपिका की नज़रें ऊपर उठी।
तो फिर वह मुस्कुराकर वापस लौट गई। एक दिन राघव को रास्ते में दीपिका के पिता मोहन मिल गए थे। राघव ने उन्हें घर छोड़ने के लिए अपने स्कूटर पर बिठा लिया। तब बातों ही बातों में उन्होंने राघव से दीपिका की पढ़ाई में एक कठिन विषय का जिक्र किया। तो राघव ने कहा कि वह एक दिन घर आकर कुछ ज़रूरी नोट्स दे देगा, जिससे दीपिका की काफ़ी मदद हो जाएगी। तब 3-4 बार राघव ने उसके घर जाकर उसकी फ़ाइल पूरी बनवा दी थी। इन्हीं कुछ मुलाकातों में दीपिका उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी। एक दिन उसने शरारत करते हुए राघव की चाय में नमक मिला दिया था। सोचा था गुस्सा करेगा, पर वह बिना शिकायत करे जब पूरी चाय पी गया तो दीपिका की आंखें भर आई, अपने प्रति गलानी से और उसके प्रति प्यार से। आज शाम को भी राघव घर आने वाला था, इसलिए दीपिका ने अपने मनोभाव खत में उतार दिए थे और आज वह एक उपयुक्त मौका देखकर वह खत उसे देना चाहती थी। शाम को राघव घर आया तो कुसुम ने उसे बिठाकर दीपिका को आवाज़ लगाई। दीपिका का मुरझाया चेहरा देखकर राघव असमंजस में पड़ गया। बेटा, सवेरे से अपनी फाइल ढूंढ रही है, मिल नहीं रही, तो देख कैसे रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। तो जरा समझा, मैं चाय लेकर आती हूँ। कुसुम रसोई में गई तो राघव ने पूछा, कहाँ खो गई फाइल? क्या कॉलेज में? दीपिका की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तब धीरे से राघव ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बेहद आत्मीय स्वर में कहा, रो मत, किताब ले आऊं। कोशिश करके दोबारा बना लेते हैं। अब दीपिका से रोका ना गया। उसने धीमे स्वर में कहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम भी तो मुझे चाहते हो ना? राघव उसकी ओर हैरान परेशान निगाहों से देख रहा था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ तो कहो। राघव के मुंह से कोई बोल ना निकला। दीपिका को जैसे उसका जवाब मिल गया। अपनी रुलाई रोकने के लिए उसने दुपट्टा अपने मुंह में दबा लिया और तेज कदमों से वहाँ से चली गई। राघव अवाक खड़ा रह गया। कुछ पलों बाद वहाँ से वह चला गया। अगले दिन उसने दीपिका के घर फ़ोन लगाया। ज़्यादातर फ़ोन कुसुम ही उठाती थी, पर उस दिन दीपिका ने उठाया। हेलो। दीपिका की आवाज़ बेहद उदासीन थी। हेलो दीपिका। राघव की आवाज़ गंभीर थी। राघव तुम? दीपिका एक अनजानी सी खुशी से भर उठी। दीपिका, जानता हूँ जो कल तुम पर बीती, जो कल तुमने महसूस किया, पर दीपिका मैं मजबूर हूँ, या शायद तुम्हारे निश्चल प्रेम का मैं हकदार नहीं। तुम सुन रही हो दीपिका? हाँ, सुन रही हूँ। दीपिका को अपनी ही आवाज़ जैसे एक कुएं से आती प्रतीत हुई। पापा अब बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी की शाम में अब आराम देना है। डॉली दी की जिम्मेदारी से भी मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। दीपिका, इस वक्त अपने सुनहरे सपने साकार करने का पौरुख मुझ में नहीं है। मुझे माफ़ कर देना। शायद मैं ही बदनसीब हूँ। कोई बहुत खुशनसीब होगा जिसकी ज़िंदगी में तुम उजाला करोगी। फ़ोन कट चुका था। दीपिका जड़वत रह गई। शायद अर्ध विक्षिप्त सी होकर नीचे गिर ही पड़ती अगर कुसुम ने उसके पीछे आकर उसे संभाला नहीं होता। क्या हुआ दीपिका, तुम पथरा सी क्यों गई? कुसुम ने घबराए स्वर में पूछा। मम्मी, शायद मैं अब इम्तिहान पास ना कर पाऊँ। राघव के साथ अब दोबारा फाइल तैयार करना मुमकिन नहीं है। दीपिका शून्य में देखती हुई बोली। अरे बेटा, इस समय इम्तिहान को भूल जा और एक खुशखबरी सुन। शिल्पा का फ़ोन आया था सवेरे। उन्होंने तुझे रवि के लिए मांगा है बेटी। कुसुम का स्वर खुशी से सराबोर था। फिर आपने क्या जवाब दिया मम्मी? यह सुनकर दीपिका कुछ सुन सी पड़ गई। यह कोई समय लेकर सोचने की बात है? मैंने झट से हाँ कर दी। यह क्या किया आपने? मैं और रवि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं रवि से प्यार नहीं करती। मैं यह शादी नहीं कर सकती। दीपिका ने भराए स्वर में कहा। अरे, यह प्यार मोहब्बत फिल्मी कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। और फिर आखिर क्या कमी है लड़के में? अच्छा परिवार है, रवि उनका इकलौता बेटा है, और फिर सबसे बड़ी बात, पहल उनकी तरफ से हुई है। और क्या चाहिए? दीपिका जैसे कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। सब कुछ जैसे हाथ में सिमटी रेत की तरह फिसलता जा रहा था। दीपिका, हम तेरे माँ बाप हैं, कभी तेरा बुरा नहीं सोच सकते। मुझे पूरा विश्वास है तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। वे लोग तुझे बहुत प्यार देंगे। कुसुम उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली। उसके बाद कब रस्में निभाई गई और कब वह दुल्हन बनकर रवि के घर आई,
यह सब जैसे उसके होशो हवास में नहीं था। इस दौरान राघव वहाँ उपस्थित नहीं था। वह सीधा रवि के घर पहुँचा था। विदाई के बाद रवि के घर में हुई रस्मों में जब दीपिका ने राघव को रवि के साथ हंसते बोलते देखा तो उसके दिल में एक हुक सी उठी। क्या कोई एहसास नहीं है इसे मेरी भावनाओं का, मेरे जज्बातों का? क्या कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी इसने मुझे नहीं चाहा? मैंने तो अपना सर्वस्व प्रेम इस पर अर्पित कर देना चाहा था, पर यह इस कदर निष्ठुर क्यों है? क्या मैं इसकी जिम्मेदारियां निभाने में सहभागी नहीं बन सकती थी? इसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। उफ, अगर यह मेरे सामने रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। दीपिका और बर्दाश्त ना कर सकी। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उसे घूमता सा लग रहा था। अगले ही पल वह बेहोश हो चुकी थी। आंखें खुली तो एक सजे धजे कमरे में उसने खुद को पाया। वहाँ उठी तो चूड़ियों और पायलों की आवाज़ों से रवि भी जाग गया, जो उसके साथ ही अधलेटी अवस्था में था। अब कैसी हो? यह रिश्तेदार भी ना, यह रस्में, यह रिवाज, ऐसा लगता है जैसे शादी इस जन्म में हुई है और साथ रहना अगले जन्म में नसीब होगा। सारी रस्में निभाते निभाते तुम तो बेहोश हो गई थी। दीपिका बिल्कुल मौन थी। आराम से लेट जाओ, अभी सुबह होने में बहुत कुछ वक्त है। मैं लाइट बुझा देता हूँ, रवि ने प्यार से कहा और लाइट बंद कर अपने कमरे से बाहर चला गया। सुबह तैयार होकर दीपिका सीधे शिल्पा के पास रसोई में पहुँची। कैसी हो तुम बेटा? रात को थकावट की वजह से तुम्हारी तबीयत ही बिगड़ गई थी, शिल्पा ने लाड से कहा। जी अब ठीक हूँ, दीपिका ने धीमे से जवाब दिया। आप यह रहने दीजिए, मैं करती हूँ। अभी तो नाश्ता टेबल पर लग चुका है और अब बस यह चाय की ट्रे ले जाओ। चाय लेकर दीपिका टेबल पर पहुंची। राकेश और रवि वहां बैठे थे। दीपिका ने राकेश के पैर छुए तो राकेश ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया और मुस्कुराते हुए शिल्पा से बोले, बस उलझा दिया बहू को पहले ही दिन रसोई में। सास का रोल अच्छे से निभा रही हो। अरे ऐसा नहीं है, बहू नहीं, यह तो बेटी है मेरी, शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपिका, यह सब कहने की बातें हैं। अच्छा सुनो, अब सबसे पहले अपने इम्तिहान की तैयारी करना। मैं तो चाहता था शादी परीक्षा होने के बाद ही हो, पर यह माँ बेटे की जोड़ी कहाँ मानने वाली थी भला। राकेश सहज भाव से बोले। जी पापा, दीपिका हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। दीपिका ने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया था। इम्तिहान भी हो गए थे और दीपिका अच्छे नंबरों से भी पास हो गई। तब राकेश और शिल्पा ने उन दोनों के बाहर जाने का प्रोग्राम बना दिया। ऊटी की मनमोहक वादियों में जब भी दीपिका का चेहरा ना खिला तो शाम को रवि ने उससे पूछ ही लिया, दीपिका क्या बात है, तुम शादी के बाद इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? रवि ने भोलेपन से पूछा। यह सुनकर दीपिका कुछ पल उसे देखती रही। इस सब में रवि का क्या दोष है? उसने तो सच्चे मन से मुझसे प्यार किया है। क्यों मैं इसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती? मैं क्यों इसे वही एहसास करवाऊं जो मुझे हुआ है? नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकती। इसे जरूर एक खुशहाल जिंदगी का हक है। दीपिका का दिलो दिमाग अब पूरी तरह से स्पष्ट था। रवि का हाथ उसके हाथ पर ही था। उसने भी रवि के हाथ की पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। दीपिका के चेहरे पर आंतरिक चमक थी। रवि को काफ़ी हद तक संतुष्टि महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दीपिका ने रवि के सीने से अपना चेहरा छुपा लिया। अगली सुबह वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। सावर के नीचे जिस्म पर पड़ती पानी की फुहारों ने जैसे उसका रोम रोम खिला दिया था। उसके नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। हनीमून से रवि और दीपिका काफ़ी खुशहाल वापस लौटे। कुछ दिनों बाद राघव के साथ एक अनहोनी घट गई। एक रात सुभाष बाबू की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वंदना अब वहां रहना नहीं चाहती थी क्योंकि कुछ दिनों से सुभाष डॉली को बहुत याद कर रहे थे। इसलिए अब वे डॉली से मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। इस पर राघव की बुआ ने कहा कि अभी डॉली के लिए माहौल बदलना सही नहीं है। क्यों ना वे लोग ही अब मकान बेचकर उनके पास आ जाएं। ऐसे हालात में वंदना को भी यही सही लगा। जल्दी ही राघव का परिवार वहां से चला गया। दीपिका शांत भाव से यह सब घटित होते देखती रही। इसके बाद रवि और राघव की दोस्ती सिर्फ फ़ोन पर हुई बातों पर चलती रही
और समय के साथ साथ एक दिन सिर्फ दिल में ही बस गई। शायद राघव का फ़ोन नंबर बदल चुका था जो रवि के पास नहीं था। दीपिका को लगभग 1.5 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कबीर बहुत प्यारा था, रवि की जान बसती थी उसमें। अपनी तोतली भाषा में जब वो रवि को पापा पुकारता तो रवि का दिल बल्लियों उछलने लगता था। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। इस बीच बिजनेस की एक जरूरी मीटिंग के लिए एक बार रवि को 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उस दिन वह वापस आने ही वाला था कि दरवाजे की डोर बेल बजी। दरवाज़ा दीपिका ने ही खोला। सामने राघव खड़ा था। दीपिका जैसे भूत समान हो गई। राघव? दीपिका के पीछे से उसे देखकर शिल्पा के मुख से तेज स्वर में उसका नाम गूंजा। दीपिका झट से संभली। वह दरवाजे से एक तरफ हट गई। राघव भीतर आते ही शिल्पा के पैरों में झुका। शिल्पा ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भर आईं। ड्राइंग रूम में बैठे दोनों देर तक बातें करते रहे। इस दौरान दीपिका रसोई में ही रही। राघव कबीर के साथ खेलने में व्यस्त रहा। राकेश घर आए, वह भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। सुभाष बाबू को भी बेहद याद किया राकेश और शिल्पा ने। तभी दोबारा डोरबेल बजी। पापा आ गए, पापा आ गए, कहता हुआ कबीर दरवाजे की ओर भागा। वह गिर ना पड़े इसके लिए राघव उसके पीछे गया। कबीर को गोद में लेकर दरवाज़ा राघव ने खोला। रवि ही सामने था। एक दूसरे को देखते ही दोनों मौन होकर रह गए। कुछ पल यूं ही बीत गए। तभी कबीर पापा पापा पुकारने लगा। रवि ने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया और फिर नीचे उतारा। उसके हाथ में खिलौना था जिसे देखते ही कबीर ने लपक कर वह छीन लिया। दादी दादी देखो पापा क्या लाए हैं। कबीर शिल्पा की ओर भाग गया। रवि और राघव गले मिलकर जैसे दुनिया जहान को भूल गए। खाने की मेज पर भी उन्हीं की बात चलती रही। देर रात उन दोनों को छोड़कर सभी सोने चले गए। पर यार, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो सोचता था कि अब तक तो तू 2-3 बच्चों का बाप बन चुका होगा। कोई पसंद नहीं आई क्या? बर्तन समेटती दीपिका के गले में जैसे कुछ अटक सा गया हो। अरे, तेरी जैसी किस्मत नहीं है मेरी। हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्या कमी है मेरे में यार? वैसे दीपिका की कोई छोटी बहन नहीं है, वरना अपनी आधी घरवाली को तेरी पूरी बनवा देता। क्यों दीपिका? यह कहकर रवि खुद ही हंस पड़ा। दीपिका बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। बात खत्म करने की नीयत से राघव उठा और बोला, चल यार चलता हूँ, होटल में कमरा लिया हुआ है, रात वहीं रुकूंगा। कल 12 बजे की फ़्लाइट है वापसी की। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुझमें? अपना घर होते हुए भी क्या कोई होटल में रुकता है? यहाँ रुक रहा है तू। अब इसके आगे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना। तू बैठ, मैं अभी आता हूँ, कहकर रवि अपने कमरे की ओर चला गया। रात भर राघव करवटें बदलता रहा। सवेरे 5:15 बजे के करीब वह निकला तो देखा दीपिका लॉन में पानी दे रही थी। राघव उसी की ओर चला गया। गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ बात नहीं बची है करने के लिए, अब वक्त बदल चुका है। नहीं दीपिका, जो वक्त हम जीना चाहते थे वह कभी नहीं बदला। बदलते तो हम खुद हैं, क्योंकि खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। आओ मेरे साथ उधर बैठो। आज बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। न जाने किस भावना के वशीभूत होकर दीपिका उसके पीछे चल दी। कोने में रखी कुर्सियों पर दोनों बैठ गए। राघव ने बोलना शुरू किया। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से दिल से अपना मान लिया था तुम्हें, पर इजहार करने का ना तो कोई मौका मिला और ना ही हिम्मत पड़ी, या यूँ कहे कि चाह कर भी मना ना कर सका। क्यों? दीपिका जैसे शून्य में देखती रहती हुई बोली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बड़ी बहन डॉली दी, जो सुमित्रा बुआ के पास हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनके जन्म के समय मम्मी जैसे मौत के मुंह से बाहर आई थी। कितने ही हफ्ते वे बिस्तर में रही, तभी से डॉली दी बुआ के पास पली बड़ी हैं। अब मम्मी जब घर आई तब भी वे बेहद कमज़ोर थीं। उन्हें स्वयं देखभाल की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में डॉली दी का ध्यान रखने में वे असक्षम थीं। दीपिका पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। वह अकेली थी और डॉली दी से उनका लगाव अब एक माँ से ज़्यादा हो चला था। ऐसे में हालात को देखते हुए बुआ ने डॉली दी को अपने साथ ले जाना चाहा तो मम्मी पापा मना ना कर सके। वक्त के साथ माँ कमजोरी से उबर नहीं पा रही थी। उनके इलाज का खर्चा और अन्य खर्चों ने जैसे पापा को समय से पहले कमज़ोर कर दिया हो। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत में सुधार हुआ। फिर मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद
मम्मी पापा पुराना शहर छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ की जलवायु मम्मी को रास आ गई थी। सभी कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। पापा की दुकान भी यहाँ जम गई थी कि उन्हीं दिनों पापा को पहला दिल का दौरा पड़ा। जान बच गई थी उनकी, पर डॉक्टरों के हिसाब से अब उनका दिल बेहद कमज़ोर हो चुका था। अपने कॉलेज के फ़ौरन बाद मैंने उनका सारा काम संभाल लिया था। तभी तुमसे मुलाकात हुई। जो थोड़ा बहुत तुम्हें जाना वही था बहुत मेरे लिए। तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। तब तो और भी भर गया जब चाय नमकीन मिली। राघव उसकी ओर देखकर धीमे से हंस पड़ा। दीपिका की आंखों से जैसे आंसुओं की झड़ी बह निकली। एक दिन बुआ का फ़ोन आया कि डॉली दी की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें वहाँ अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मम्मी और मैं गए थे बुआ के घर। तब वहाँ जाकर पता लगा कि डॉली दी की तबीयत संभल चुकी है और उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। तब बहुत मुश्किल से मैं तुम्हारी शादी वाली रात तक पहुँच सका था, सिर्फ रवि की वजह से। पर पापा को जैसे आते वक्त के कुछ ऐसे एहसास हो चुके थे। एक दिन डॉली दी को देखने की इच्छा के साथ ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर तो मम्मी का भी यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो चला था। राघव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कुछ कदम चला और फिर दोबारा बैठा। दीपिका दम साधे उसे ही देख रही थी। एक गहरी सांस लेने के बाद राघव ने दोबारा कहना शुरू किया, फिर तो आगे जो हुआ तुम्हें पता ही है। अब मम्मी भी यहाँ रहना नहीं चाह रही थी, तो जल्दी हम यहाँ से चले गए। वहाँ पहुँचने पर देखा कि डॉली दी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। बहुत इलाज के बाद भी साल बीते ना बीते वह हम सबको छोड़कर चली गई। दीपिका की ज़बान जैसे तालू से चिपक गई हो। राघव बमुश्किल उसके मुंह से निकला, इस अनहोनी घटना के बाद मैंने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली। अनुभव बढ़ता गया। अब बीते वर्ष एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के पद पर हूँ। इस शहर में आने का मौका मिला तो भला तुम लोगों से मिले बिना कैसे रहता। दीपिका अब भी निःशब्द ही थी। दीपिका अनजाने में ही सही, कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना मुझे, पर सच तो यही है कि सदा तुम्हें ही चाहा है। यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा, फ़ौरन ही निकल रहा हूँ। मोबाइल अभी बंद ही रखूँगा। प्लीज़ रवि को तुम संभाल लेना। अच्छा चलता हूँ। कुछ भी कह ना सकी दीपिका, बस उसे जाता हुआ देखते रही। क्यों होता है ऐसा? क्यों जो हम चाहते हैं हमें वही नहीं मिलता? काश सब वैसा ही होता जैसा वह चाहती थी। प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। कुछ देर बाद राघव की नज़र खिड़की से बाहर गई। जिस तरह सब धुंधला होता जा रहा था, हर चीज़ जैसे छोटी छोटी होते होते आंखों से ओझल हो रही थी। काश इंसानी ज़िंदगी भी वैसा ही होती। काश अतीत को भूलकर ऊपर उठ जाना इतना ही आसान होता। रवि उसके जाने की बात सुनकर कुछ व्यक्त ना कर सका। वह जानता था कि राघव यहाँ ज़्यादा ना रुक पाएगा। दीपिका से आमना सामना उसे सहज ना होने देगा। काश रवि के जीवन से उसकी सुहागरात निकल जाती जब उसने अर्ध बेहोशी की अवस्था में दीपिका के मुंह से राघव का नाम सुना था। मेरा खत कहाँ गया? राघव तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? आई लव यू राघव। यह सुनकर रवि के कानों के पास जैसे कोई जोरदार धमाका हुआ हो। उसके दिमाग में खत का पूरा नज़ारा घूम गया। खत में सिर्फ आर लिखा था। ओह, तो वह खत राघव के लिए था और उसने समझा उसके लिए है। काश वह यह सच ना जान पाता। यह एक काश सदा के लिए उन तीनों की जिंदगियों में घर कर गया था, पर परिस्थितियों के चलते जिसने जो किया वही सही साबित हुआ। यह सच है कि काश ही जीवन का वह भाव है जिसके जरिए सपने बुने भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं। पर जीवन का दूसरा सबसे बड़ा सच यह है कि हमें हकीकत के धरातल पर हंसते मुस्कुराते हुए ही चलना होगा। पथरीले रास्तों में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को महज वक्ती अवरोध समझकर सामना करना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन तो एक ऐसे कोरे कागज के समान है जिसकी प्रत्येक इबारत हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं चुनाव करते हैं कि किस राह पर यह जीवन सफ़र तय करना है और कौन इसमें हम सफ़र बनेगा। मंजिल यकीनन हमारे अनुरूप ही आकार लेगी, बस इसी विश्वास की जड़ें जमानी होगी। एयर होस्टेस ने राघव के पास जाकर चाय के लिए पूछा। चीनी नहीं, एक चम्मच नमक। राघव ने हंसते हुए कहा। जी क्या? सुनकर वह चौंक पड़ी और राघव खुलकर हंस पड़ा। इधर दीपिका कबीर की खास फरमाइश पर आलू का पराठा बनाने रसोई में चली गई। रवि तो बार बार राघव को
फ़ोन मिला रहा था। अरे तुम देर से सोकर उठे हो, वह तो अभी फ़्लाइट में होंगी, कुछ देर बाद फ़ोन मिला लेना, दीपिका ने कहा। अब फ़ोन क्या मिलाना, अगले हफ्ते हम भी चलते हैं ना, एक सरप्राइज़ वंदना आंटी को हम भी दे देते हैं और इस बार पक्का इसकी शादी का जश्न मना कर ही लौटेंगे। क्यों, ठीक है ना? रवि के इस सवाल का जवाब दीपिका ने एक निश्चल मुस्कुराहट के साथ इशारे में सिर हिला कर दिया। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।